चलिए, पेपर नंबर 13 के कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला प्रश्न जो आपके सामने है, किस देश की यूरोपीय कंपनी ने भारत में सबसे पहले अपना सामुद्रिक व्यापारी केंद्र स्थापित किया था? अगर ये लिखा हुआ आ जाए, ये फैक्ट्री सेटअप कहाँ पर था, पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किसने की, तो वो पुर्तगाली थे, ध्यान दीजिएगा, है ना। पुर्तगालियों के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे बार्थोलोमेव डियाज। बार्थोलोमेव डियाज चला था लिस्बन से, पुर्तगाली था, और ये पहुंच गया था 1587 में। 1587 में ये केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गया, दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणी तट है वहाँ तक। और उसके बाद में फिर हमारा वास्को डी गामा आया 1498 को। 1498 में यहाँ लिस्बन से चला और केप ऑफ गुड होप तक पहुँचा। यहाँ पर उसको अब्दुल मजीद नामक एक व्यक्ति मिला, अरबी व्यापारी था, वो इसको समुद्री मार्ग से हिंद महासागर होते हुए केरल तट तक लेके गया था। ठीक, 1498 में वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत पहुंचा और यहीं से यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियां आई भारत में। ठीक, भारत में सबसे पहली जो कंपनी पहुंची थी वो पुर्तगाली थी। 1503 में पुर्तगालियों ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री कोच्चि केरल में इस्टेब्लिश की थी। इसके बाद हम देखेंगे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पहला पुर्तगाली गवर्नर था जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू किया था। वह नीले समुद्र की नीति के अंतर्गत समुद्री राज्यों या समुद्री क्षेत्रों पर मार्गों को कंट्रोल कर रहा था, जिसके अंतर्गत वो कार्टेज तथा आर्मेडा पद्धति को लागू कर रहा था। 1487 मैंने बताया बार्थोलोमेव डियाज। देखिए, ये है बार्थोलोमेव डियाज का रूट, अगर आप ध्यान दीजिएगा, ये मैप आपके डिटेलिंग में है, ध्यान दीजिए। लिस्बन से चला था भाई और यहाँ पर पहुँचा था केप ऑफ गुड होप तक, दक्षिण अफ्रीका में। ये कौन है? ये है 1487 में बार्थोलोमेव डियाज। इसके बाद जो मामला बना था वो यहाँ से लेकर केरल के मालाबार तक का था। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किस युद्ध से माना जाता है? बक्सर की लड़ाई, प्लासी का युद्ध, मैसूर की तीसरी लड़ाई, या फिर 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष? प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध आपको पता ही 1757 में हुआ था। बिल्कुल इजी वन, बिल्कुल सही बात है, एकदम हलवा प्रश्न है ये। आते हैं पर, ठीक है, आते हैं। 23 जून 1757 को बिहार के नदिया जिले में गंगा नदी के तट पर, है ना, प्लासी नामक गांव में हुआ था। ठीक है, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला पराजित हुआ और ब्रिटिश कंपनी विजित हुई थी। रॉबर्ट क्लाइव की भूमिका षड्यंत्र निर्मित करने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी महत्वपूर्ण रही थी। सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफ़र गद्दार निकला, और मीर जाफ़र का जो लड़का था मीरन, उसने मीर जाफ़र को पीछे से जाके धोखे से मार दिया था, उसका गला काट दिया था। ठीक, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, और बक्सर का युद्ध माना जाता है, ये ध्यान दीजिएगा तारीख बक्सर के युद्ध की, 23 अक्टूबर 1764। बक्सर के युद्ध के बारे में कहा जाता है कि प्लासी तो एक धोखा था, परंतु जो बक्सर का युद्ध था वो एक वास्तविक लड़ाई थी जिसमें हेक्टर मुनरो ने बंगाल के अपदस्थ नवाब बता रहा हूँ मीर कासिम, क्योंकि उस समय बंगाल का जो नवाब था वो मीर जाफ़र को बना दिया था। तो 1764 में बंगाल का नवाब फिर से बना दिया गया था अंग्रेजों द्वारा, मीर जाफ़र। उस समय अपदस्थ नवाब जो बंगाल से भागा हुआ था, जो अवध पहुंचा था, वो था मीर कासिम। तो बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और तत्कालीन मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाएं बक्सर में एकत्रित हुई, और वहाँ पर हेक्टर मुनरो ने ट्रैक्टर चला दिया था तीनों पे। ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए आइए थोड़ा सा टफ प्रश्न करते हैं, वैसे अलग कि आप लोगों का जो लेवल मुझे लग रहा है वो एकदम शानदार वाला है। चलिए, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है आपको। दो स्टेटमेंट है आपके सामने। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, और दूसरा विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, मैं समझता हूँ क्योंकि इसमें गड़बड़ियाँ होती हैं, एक एक करके बात कर लेते हैं। आपने ध्यान दिया होगा 1757 प्लासी बताया मैंने, और प्लासी के युद्ध के बाद में जो रॉबर्ट क्लाइव था, और रॉबर्ट क्लाइव बना, ध्यान दीजिए, रॉबर्ट क्लाइव बना बंगाल का पहला गवर्नर। बंगाल का पहला गवर्नर बना रॉबर्ट क्लाइव। ये दो टर्म के लिए रहा, 1757 से 1759, और उसके बाद में 1665 से लेकर 1667 बक्सर के युद्ध के बाद में फिर रॉबर्ट क्लाइव को 2 वर्ष के लिए बंगाल का गवर्नर बनाया गया। तो
पहला गवर्नर जो था बंगाल का वो रॉबर्ट क्लाइव था, पर इसमें क्या लिखा, प्रथम गवर्नर जनरल। तो जो प्रथम गवर्नर जनरल है वो वॉरेन हेस्टिंग्स है। वो क्यों है मैं बता देता हूँ आपको। 1773 पहले तो आप देखिए प्लासी का युद्ध, बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव बना, जो इस पद पर 58 से 60 तक रहा रॉबर्ट क्लाइव हमारा। उसके बाद में फिर ये दूसरे टर्म के लिए आया 65 से लेकर 67 तक, बहुत अच्छी बात है। इलाहाबाद की संधियों के माध्यम से इसने द्वैध शासन स्थापित किया। फिर 1772 में आया था वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक, वॉरेन हेस्टिंग्स जैसे आया तो उसने यहाँ पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया। इसी दौरान 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, जिसमें ये कहा गया कि जो बंगाल का गवर्नर है वो अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में ये बोला कि जो बंगाल का गवर्नर है वो बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। तो इस तरह से बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना वॉरेन हेस्टिंग्स। आप ये भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछा जा सकता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो वो आंसर भी आपको वॉरेन हेस्टिंग्स के रूप में ही देना है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। इसके बाद में आपको देखना पड़ेगा 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसमें ये कहा गया था कि बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। और इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इस तरह से लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसी तरह से 1858 का भारत शासन अधिनियम आया और उसमें भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय भी घोषित किया गया, क्योंकि अब कंपनी का शासन समाप्त किया गया था और क्राउन या ब्रिटिश साम्राज्य को सीधे उत्तरदायी बनाया गया था। तो यहाँ क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय बना। ठीक है, 1857 की क्रांति और उसके दमन में लॉर्ड कैनिंग का नाम ध्यान रखिएगा। होपफुली आप लोग क्लियर हो गए होंगे। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय किया गया था? क्वेश्चन नंबर 4, भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण लॉर्ड डलहौजी। बहुत सही बात है, लॉर्ड डलहौजी। मुंबई से थाने के बीच में 1853 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे पहले रेलवे लाइन। ये तो बचपन से याद है हमें, पर डलहौजी के अन्य कार्य जो कि पूछे जाते हैं, जैसे कि लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब का विलय किया था 1852 में, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद पंजाब का विलय। फिर द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था और इसने 1852 में लोअर बर्मा तथा पीगू का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया। 1850 में इसने सिक्किम पर दबाव डाला। ठीक, डॉक्टर बॉप्टन पर भेजा सिक्किम को, डॉक्टर बॉप्टन को सिक्किम भेजा और उस पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सिक्किम पर दबाव डाला और दार्जिलिंग जैसे स्थान उत्तराखंड में जो अब हैं उनको प्राप्त कर लिया। इसके बाद डलहौजी जाना जाता है अपनी व्यवगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प नीति के लिए। इसके लिए उसने क्या किया कि रजवाड़े 3 तरह के हैं इस समय, उसने क्लासिफिकेशन किया। वे रजवाड़े जो कभी भी ब्रिटिश के नियंत्रण में नहीं थे ना है, तो वे चाहे जो करें, उनसे कोई लेना देना नहीं। अर्थात अगर उनका बच्चा ना हो तो वो गोद ले सकते हैं। दूसरा, वे रजवाड़े जो मुगल सम्राट अथवा पेशवा के नियंत्रण में थे, परंतु अब मुगल सम्राट और पेशवा इनके नियंत्रण में या फिर उनकी जो पावर है वो ब्रिटिश के पास है। तो इसका मतलब है कि अब उन्हें अगर बच्चा गोद लेना है उत्तराधिकारी के रूप में, तो वो परमिशन लेंगे किससे? ब्रिटिश से। सामान्यतः परमिशन देंगे, ऐसा कहना था। तीसरा, डलहौजी का ये कहना था कि तीसरी तरह की वे रियासतें हैं जो ना कभी स्वतंत्र थी, ना ही पेशवा या सम्राट या मुगल बादशाह के अधीन थी। उनका जो निर्माण है वो ब्रिटिश कृपा से हुआ है। ऐसे लोगों को गोद लेने का अधिकार नहीं है और ऐसी स्थिति में उनके साम्राज्य का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया जाएगा। और इन 3 आधारों पर उन्होंने काम शुरू किया। और सबसे पहले 1848 में सतारा को विलय किया। यहाँ का जो राजा था वो अप्पा साहब था। फिर जैतपुर 1849 मध्य प्रदेश में स्थित जैतपुर को उन्होंने विलय किया। फिर संबलपुर उड़ीसा का शासक नारायण सिंह था। बघाट, ठीक, उदयपुर 1852, उसके बाद झांसी 1853, नागपुर 1854 और अवध 1856। यहाँ पर अवध का जो विलय है वो कुशासन का आरोप लगाकर इन्होंने आउटरम को भेजा था ब्रिटिश रेजिडेंट के रूप में, और आउटरम ने कहा कि अवध में अच्छा शासन नहीं है। वाजिद अली शाह है जो कि अवध का अंतिम नवाब है, वो अच्छा शासक नहीं है। ऐसी स्थिति में
गवर्नर जनरल डलहौजी ने आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो क्रम है कौन सा, सतारा, जेतपुर, संभल, बगाड़, ठीक है, उदयपुर, झांसी, नागपुर और अवध, ये क्रम इसी क्रम तरह से पूछा जाता है, इसलिए सन भी लिख के दिया है। मैंने एक ट्रिक बनाई थी, इसको लिए एक कोड वर्ड बनाया था, सजे सब उजना अवध, सजे सब उजना अवध, ठीक है। इस तरह से आप भी अपना कोई कोड बना के उसको याद रख सकते हैं। फिर सैन्य सुधारों में उसने कुछ नहीं किया कि भैया तोपखाना है, उसको कोशिश की कि ब्रिटिश के हाथ में रहे। दूसरा, इसने शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था, ठीक है, शिमला राजधानी बनी थी डलहौजी के समय। शिक्षा संबंधी सुधारों में एक टॉमसन व्यवस्था थी 1853, इसमें कहा कि भैया हम भारतीय भाषाओं में शिक्षा का प्रसार कर रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, करते रहो। महत्वपूर्ण बात 1854 चार्ल्स वुड का डिस्पैच, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसी चार्ल्स वुड की रिपोर्ट के आधार पर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर भारत में 1857 में बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। रेलवे लाइन आप सभी जानते हैं, पहली रेलवे लाइन 1853 बम्बई से थाने के बीच में, दूसरी रेलवे लाइन 1854 में कलकत्ता से रानीगंज के बीच में। इसी के समय विद्युत तार का भी काम शुरू हुआ, तार की लाइनें डाली गई कलकत्ता से आगरा के बीच में सबसे पहली बार इसी के समय। और 1857 की क्रांति के समय ये जो तार लाइनें थी, इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था ब्रिटिश के लिए, और इसी कारण से 1857 की क्रांति के समय एक क्रांतिकारी मरते हुए कहा गया कि ये जो तार लाइनें हैं इन्होंने हमारा गला घोटा है। इसका मतलब है कि हम ये आक्रमण कर रहे हैं, तब तक तार से सूचना मिल जाती है ब्रिटिश सैनिकों को कि भैया वहाँ पर आक्रमण हो रहा है, तो वो लोग तुरंत एकत्रित हो जाते हैं, और हमें संचार के लिए उतनी सुविधाएं नहीं थी। खैर, डाक टिकटों का प्रारंभ 1854 में डलहौजी के समय हुआ, और 1854 में ही पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया था, ठीक। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना सबसे पहली बार डलहौजी के समय हुई, इस बात को ध्यान दीजिए। PWD विभाग, गंग नहर का निर्माण, वाणिज्यिक सुधार भी किए इसने। इसके अलावा 1854 में लोक शिक्षा विभाग की भी स्थापना की। ये जो बातें मैंने आपको बताई है ये सब डलहौजी से संबंधित है, और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कर्जन, डलहौजी, लिटन, इन तीन के नाम पर बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार करिए। कर लिए विचार, तो इनका क्रम बता दीजिए कि पहले कौन आया था, बाद में कौन आया था। लॉर्ड कर्जन, चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग और लॉर्ड इरविन। लॉर्ड कर्जन का टाइम 1899 से लेकर 1905। लॉर्ड हार्डिंग जो मिलेगा 1910 से 1916। हार्डिंग बम कांड बहुत फेमस है। चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ध्यान आपको, और गांधी इरविन पैक्ट आपको ध्यान हो। तो अगर इस तरह से भी आप करेंगे तो भी आंसर सही होना चाहिए। लॉर्ड कर्जन, ठीक। लॉर्ड हार्डिंग, हार्डिंग बम कांड, ठीक है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। लॉर्ड इरविन, गांधी इरविन पैक्ट। ऐसे अगर आप कोशिश करेंगे तो काम आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से वह कौन सा विचारक है जिसने ये कहा था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ घिनौनी हैं। ये प्रश्न मैं इसलिए लेके आया हूँ कि जनरली हम लोग गलत करते हैं इसको। इसका जो आंसर है वो बहुत प्रभावशाली है, या फिर उस व्यक्ति ने भारत के बारे में कहा होगा, बड़ी बात है, बिल्कुल सही बात है। आंसर है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने भारत में ब्रिटिश शासन देखा था, उसी टाइम के व्यक्ति थे। उन्होंने कहा था कि भारत में जो ब्रिटिश शासन है वो काफ़ी घिनौना है, क्योंकि भारत में जो शासन है ब्रिटिश का वो एक औपनिवेशिक शासन है, ठीक है। इनके कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, जैसे कि दी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो कि इन्होंने 1848 में लिखी थी अपने दोस्त फ्रेडरिक एंजल्स के साथ में, और 1867 की एक पुस्तक आई थी इन्होंने, दास कैपिटल। ये दो पुस्तकें हैं जो पूछी जाती हैं, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848, दास कैपिटल 1867, ठीक है। अठारह के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था। हाँ जी, 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था। बेगम हजरत महल भी संबंधित थी, एक एक करके बात कर लेते हैं। लखनऊ में उन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था। कुंवर सिंह हमारे
जगदीशपुर आरा बिहार के ज़मींदार थे, तो बिहार क्षेत्र में इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था। मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद वर्तमान अयोध्या क्षेत्र में क्रांति का नेतृत्व किया था। इस तरह से आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। पागलपंथी विद्रोह देश के किस भाग में हुआ था? हाँ जी, पागलपंथी विद्रोह देश के किस भाग में हुआ था, ये प्रश्न है आपके सामने और आंसर करना है। बंगाल क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, मद्रास या पंजाब? पागलपंथी विद्रोह बंगाल क्षेत्र, पागलपंथी विद्रोह बंगाल में हुआ था। प्रमुख नेता है इसके टीपू मीर, है ना, और टीपू मीर का पिता था करम शाह, ये दो नाम आते हैं। ठीक है, एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, बंगाल के करम शाह ने आरंभ किया था और 1813 से विद्रोह शुरू हुआ। बाद में 1825 और 1831 तक ये लगातार चलता रहा। ठीक, वहीं टीपू की मृत्यु 1852 में हुई। एका आंदोलन किसके द्वारा संचालित किया गया? हाँ जी, एका आंदोलन की बात हो रही है। महाराष्ट्र के किसानों द्वारा, बंगाल के किसानों द्वारा, पंजाब के किसानों द्वारा या उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच एवं बाराबंकी के किसानों के द्वारा? एका आंदोलन उत्तर प्रदेश में हुआ था, सही बात है। और 1920-21 में इसकी शताब्दी समारोह भी मनाया हम लोगों ने। इसके प्रमुख नेताओं में मदारी पासी, इसका नाम अगर आप देखेंगे, ये मदारी पासी भाई अपने, ये देखिए क्रांतिकारी मदारी पासी का चित्र आपके सामने है। एका आंदोलन 1920-21 में अवध क्षेत्र में किसानों का विद्रोह है ये। ठीक है, अवध क्षेत्र में भी अगर आप देखेंगे तो हरदोई, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबंकी और सीतापुर 1921-22 में हुआ है। और आंदोलन का कारण वही है, जमींदारों द्वारा अत्यधिक लगान वसूल करना और गैर कानूनी तरीके से उनकी ज़मीन को हड़प लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, ब्रिटिश काल में कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको डलहौजी के बारे में, ध्यान आया आपको? अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि लॉर्ड डलहौजी के समय 1856 में चार्ल्स वुड डिस्पैच आया था और चार्ल्स वुड डिस्पैच की सिफारिशों के आधार पर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर 1857 में कलकत्ता, मद्रास तथा बॉम्बे में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। ठीक है, चलिए आज का सेशन यहीं रोकते हैं हम लोग। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।